Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with our unit number 3. We will do our unit number 2 some while after. Enzymes. Our chapter name is enzymes. As mentioned on the board, enzymes. First question arises कि what is an enzyme? Enzyme क्या होता है? एंजाइम एक ऐसा ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम बाकी बॉडी के रिएक्शंस को फैसिलिटेट करना होता है। लाइक ऑर्गेनिजम्स, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एंजाइम्स से जो है हेल्प आउट लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। मेटाबॉलिज्म इज़ द ब्रेकडाउन। मेटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकडाउन, तोड़ फोड़ होना। जिस्म में जितने भी मादे जाते हैं या जितने भी मटेरियल्स जाते हैं हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ द फूड, दे आर मेटाबोलाइज्ड। वो मेटाबोलाइज होते हैं और उनका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन में वो कम्प्लेक्स पार्टिकल्स को इनटू सिंपल पार्टिकल्स कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो ब्रेकडाउन होता है या ये जो स्प्लिटिंग होती है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, ये जो ब्रेकडाउन होता है या जो स्प्लिटिंग होती है हमारे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, ये किसी भी रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। वो खुद तो उस रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते लेकिन वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो सिंपल क्या हो गया कि and you know that protein is very important for our body। ठीक है, और ये जीन कोडेड होते हैं। जीन्स के साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी इसी तरीके से होता है कि जीन्स के लिए एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। They are large group of chemicals which are catalyzed almost all metabolic reactions of the cell। ठीक है, इन विच डाइजेशन ट्रैक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जाहिर है जब ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी चीज़ का तो वहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू सिंपल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो सारा जितना भी प्रोसेस है इट इज़ जस्ट बिकॉज ड्यू टू द एंजाइम्स। The term enzymes were coined from a Greek word leavened or in yeast। yeast या खमीर जो होती है उसे भी enzyme कहा जाता है। First enzyme was discovered by Pavin and Persos from the germinating barley seeds in 1833 and named as diastase। अच्छा, जो फर्स्ट एंजाइम्स था वो आपका था डायस्टेज। और उसे हमने बार्ले सीड्स में डिस्कवर किया था कि वहाँ पर उसका रिएक्शन रेट क्या है। द टर्म एंजाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस विलियम क्यूलिन इन 1873। एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज द थर्मोलाइबल बायोकैटलिस्ट। अब ये एक टर्म आई है जिसमें थर्मो का जिक्र आया है, तो काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेज होते हैं कि थर्मो टर्म जो है वो इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द फिज़िक्स।
तो ये है आपका थर्मोलेबाइल बायो कैटलिस्ट। इसका काम क्या है? इसका काम करना ये है कि ये डिस्ट्रक्शन करता है और डिकम्पोजिशन करता है। डिस्ट्रक्शन क्या होती है? वही अगेन द ब्रेकडाउन। डिस्ट्रक्शन मीन्स कि जब कोई चीज़ बहुत प्रॉपरली पड़ी हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ट्रे लेते हैं और उसमें रेड बॉल्स एक तरफ और वाइट बॉल्स एक तरफ रखते हैं और कुछ देर के बाद हम उसे शेक करते हैं। तो शेक करने के बाद उसमें एक डिस्ट्रक्शन सी पैदा हो जाती है, सारे बॉल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जब ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं या काम करते हैं तो यहाँ पर थर्मोलेबल बायोकैटलिस्ट का अमल भी हो रहा होता है एट द सेम टाइम। क्योंकि ये प्रोटीशियस इन नेचर होते हैं तो ये इनका फंक्शन बॉडी में डीएनए को कोड करना है। पहले आपको बता चुके हैं जीन कोडेड है, तो जीन कोडेड मीन्स कि डीएनए कोडेड, ठीक है। और थर्मोलेबल बायोकैटलिस्ट क्या होता है? जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है, डिकम्पोजिशन होती है और चेंज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द हीट। जब इसको हीट मिलती है तब ये अपना रिएक्शन फास्ट करता है। जब इसको हीट मिलती है तो ये अपना रिएक्शन फास्ट करता है। दे वर्क इनसाइड और आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं। द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम्स एक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम्स काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। द सब्सटेंस, डेफिनेशंस पे नोट किया करें, द सब्सटेंस दैट वर्क on which the enzymes work is called as substrate, ठीक है, which is usually very smaller than enzymes, जो enzymes से बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। एक डायग्राम इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम्स में किस तरह से डिकम्पोज होते हैं या किस तरह से वो उनके साथ मिलके एक फास्ट रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एंड दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम। अब सबस्ट्रेट का काम क्या है, वो आपसे क्या कह रहा है? व्हेन एंजाइम्स कंबाइन विद सबस्ट्रेट इट फॉर्म्स एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम्स के अंदर चले जाते हैं या इनके साथ मिल जाते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो आपका सब्सटेंस कहलाता है इसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट। मीन्स अगर इक्वेशन बनाएं तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। After enzyme substrate reaction, product is formed and enzyme itself unchanged, which can be used again for another substrate. जब ये रिएक्शन पूरा हो जाता है तो एक नई प्रोडक्ट बनती है। जब दो चीज़ें या दो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। And during this process, when the enzyme and substrate react and form the enzyme substrate, so it will form as a product. और प्रोडक्ट के अंदर एंजाइम्स अपनी जगह पर उसी तरीके से रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। एंजाइम्स डज नॉट चेंज बट इट विल रिमेन देयर फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। अगले रिएक्शन के लिए
वो वहाँ पर तैयार होते हैं, लेकिन इस रिएक्शन का वो फिर पार्ट, इस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते, ठीक है। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑल्दो अ फ्यू आर कैटालाइटिक RNA मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोजाइम्स, ठीक है। इनमें बहुत जो एंजाइम्स हैं वो तो प्रोटीशियस इन नेचर होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स जो है कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ करते हैं इनटू द अदर सब्सटेंसेस एंड विच आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स, और उनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं विद RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, that can catalyze specific substrate in a similar way as proteinaceous enzymes। तो वही मैंने आपको बताया कि ये जहाँ भी जाके जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो प्रोटीशियस इन नेचर ही होगी, इट विल डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोटीन्स। आई थिंक एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन विद एंजाइम्स कैटेगरीज आपको समझ आ गया है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ये पार्टिकल्स को सबस्ट्रेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, और ये पूरा इसका एक आपको मैंने हिंट्स दिया कि सेपरेट और एंजाइम्स मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट बनाते हैं जो कि एक प्रोटीशियस इन नेचर होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं। आई होप आपको एंजाइम्स का इतना डिटेल में मैंने समझाया है, होप कि आपको समझ आ गया हो। यस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एक बात याद रखें कि जब भी आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन देते हैं, फिर आप उसका स्ट्रक्चर देते हैं, फिर आप उसका मैकेनिज्म या फंक्शन या वर्किंग देते हैं। ये आपके लिए किसी भी टॉपिक के 3 पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है जनाब? एंजाइम आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर मीन्स दे आर ग्लोब लाइक, ग्लोब की तरह के होते हैं, विच आर वाटर सॉल्युबल, जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रोटीन्स। अच्छा, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइज विच डिटरमाइन द कैटालिटिक एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स। इसलिए आप एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले लें, इन दिस वे प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ मिलके ये अपना स्ट्रक्चर इनका बनता है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स के ज़रिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है विद अमाइनो एसिड्स, के एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट होता है। एन एंजाइम may have one or more active sites. Active sites of enzyme consist of 2 parts. एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स है वो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करती है। नेम से आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट इज बाइंडिंग साइट एंड द अदर इज कैटालाइटिक साइट्स। बाइंडिंग क्या करती है? सबस्ट्रेट्स को अटैच करती है, विच अटैच द सबस्ट्रेट्स, ठीक है। और जो कैटालाइटिक है वो वही कैटलिस्ट का काम करती है और सबस्ट्रेट को जो है वो कैटलाइज करती है। द कैटालाइटिक साइट इज़ वेरी स्मॉल पोर्शन comprises of 2 to 12 अमाइनो एसिड, और ये बहुत छोटी होती है जिसमें एटलीस्ट कैटालाइटिक जो होती है उसमें 2 to 12 अमाइनो एसिड इसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। केमिकली एंजाइम्स में क्या क्या केमिकल्स होते हैं जो केमिकल्स मिल के एंजाइम्स बनाते हैं, तो हम ये बताएंगे कि केमिकल नेचर क्या है। अभी मैंने आपको बताया पॉलीपेप्टाइड्स, तो उसमें अमाइनो एसिड्स और जो पॉलीपेप्टाइड्स है वो बनेंगे, ठीक है। द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स सो हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन। अ कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। एक कंप्लीट एंजाइम जो है वो कहलाता है होलो एंजाइम। अब ये कैसे बनता है? ये 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होती है एपो एंजाइम और एक होते हैं कोफैक्टर्स। जब एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं होलो एंजाइम्स। एपो एंजाइम्स इट इज़ अ प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम।
ये जो एपो एंजाइम है इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोटीनीशियस part of the enzyme, and cofactor is the non-proteinaceous part of the enzyme, and when they get together they will form as hollow enzyme, which is completely an enzyme. Fine with it? Some enzymes are only composed of proteins, non-factors are attached with them. Lipase, इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं लाइपेज, ठीक है, लाइपेज. देन फिजिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. पहले आपने एंजाइम्स की डेफिनेशन देखी, फिर आपने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर आपने उसकी केमिकल नेचर देखी, अब आप उसकी फिजिकल नेचर देखेंगे. फिजिकल मीन्स ज़ाहिरी, कि बाहर से एंजाइम्स कैसे लगते हैं. केमिकली तो आपको नहीं समझ आता कि केमिकली अंदर क्या हो रहा है. जैसे हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है तो उसमें हमारा कलर, हमारी आइज़ कलर, हमारे हेयर, हाइट, एवरीथिंग इज़ मेंशन. वहाँ से पता नहीं चलता कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक अंदर से कैसा काम कर रहा है, सर्कुलेशन कैसी हो रही है, सर्कुलेटरी ट्रैक कैसा काम कर रहा है. तो फॉर दैट रीज़न इसका मैकेनिज़्म जितना भी था उसमें इसका फिजिकल स्ट्रक्चर एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है. तो हम देखते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है. एंजाइम्स हैव रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर वेट. एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ peroxidase is 40,000 daltons और 40 kDa and catalyze 250 kDa approximately. अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 40,000 डेल्टन्स एंड 40 kDa से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एंजाइम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो इसमें जिस एंजाइम की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है, पहले तो आप लिख लें, फिजिकल नेचर. ठीक है, फिजिकल नेचर में हम बात कर रहे हैं पर ऑक्सीडेज. ठीक है, और इसमें पर ऑक्सीडेज में इसका मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी हाई. इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और अप्रॉक्सीमेटली 40,000 डेल्टा 40 kD 40,000 डेल्टन्स इसमें हो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और 40 kDa भी कहते हैं. 40 kDa का मतलब क्या होता है, किलो डेल्टा. डेल्टा के लिए हम DA यूज़ करते हैं, सिंबल DA. तो किलो डेल्टा, K फॉर किलो एंड DA फॉर डेल्टा. और ये इतनी मॉलिक्यूलर वेट के साथ ये क्या करता है, ये कैटेलाइज करता है अप्रॉक्सीमेटली 250 kDa को. तकरीबन इतने एंजाइम्स को ये कैटेलाइज करता है जो पर ऑक्सीडेज होता है. इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई है, दैट इज 40 डेल्टा इसका यूनिट है, और 40 kDa भी कह सकते हैं, यानी किलो डेल्टा. और इट कैटेलाइज हार्डली अप्रॉक्सीमेटली 250 kDa. एंजाइम्स ड्यू टू प्रोटीनेशियस नेचर में डिनेच्योर इन हाई टेम्परेचर. डिनेच्योर क्या होता है जी, चेंज द नेचर, डीनेच्योर कर देता है. अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो ये किसी भी अदर प्रोटीन्स को डीनेच्योर कर देता है, उसकी नेचर को ही चेंज कर देता है. In high temperature, the enzymes for colloidal suspension in the cytosol, therefore at low temperature their activity may decrease to stop. High fever is harmful for the body because the enzymes may denature in high temperature. तो
जैसे पीछे हम पढ़ चुके थे उसी के हवाले से इसने आपको बताया है कि जब आप साइटोसोल के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने ये देखा था कि एंजाइम जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर रिएक्ट नहीं करे, वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि वो उस रिएक्शन को बहुत फास्ट कर रहे हैं। सेकेंडली आपने ये देखा है कि जब बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थर्मो वाला, उसी में क्या होगा कि जो बॉडी टेम्परेचर जब आपका हाई होगा तो हाई बॉडी टेम्परेचर में या फीवर में ड्यू टू दिस एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर हाई होगा उतने एंजाइम्स डी नेचर हो जाएंगे, यानी डी नेचर यानी वो अपनी नेचर्स को ख़त्म कर देंगे, डी नेच्योर हो जाएंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हाई जो टेम्परेचर है या हाई फीवर है उसका होना इज़ अ हार्मफुल फॉर द पर्सन और फॉर एनी बॉडी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. We did the introduction, we did the structure of enzymes, we did the chemical nature of enzymes, and in the last we did physical nature of the enzymes. ठीक है, next topic is catalytic characteristics of enzyme. कैटालाइटिक, ज़ाहिर है कैटलिस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है तो कैटालाइटिक तो होगा, और उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, कैटालाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. They are very efficient in function, they are very efficient, काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वर्क डन बहुत अच्छा करते हैं. वन एंजाइम में कैटेलाइज्ड 1 लाख सबस्ट्रेट्स इन 1 सेकेंड. एक एंजाइम एटलीस्ट, जो सिंगल एंजाइम होता है वो एटलीस्ट 1 लाख सबस्ट्रेट्स को कैटेलाइज कर देता है. द यूनिट इज़ कॉल्ड एज 1 टर्नओवर नंबर. ठीक है, एंजाइम्स नीड स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. जैसे मैंने आपको बताया अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकेंगे. किसी पेशेंट को फीवर है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो उसका टेम्परेचर या उसका फीवर बहुत हाई हो जाएगा तो वहाँ पर एंजाइम्स का जो कैटालिटिक बिहेवियर है वो अपनी प्रॉपर फंक्शन को शो नहीं करवाएगा. सो ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ड्यूरिंग मील इज़ मेडिकली रॉन्ग. तो अक्सर लोग आपने देखा है कि खाना खाते हुए ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठंडा पानी उनके लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज़ कि जब उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो उस टाइम पर खाना खाते हुए उनके बॉडी पार्ट्स या उनके इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, एंजाइम्स उस टाइम पर फुल एक्टिव होते हैं, और अगर आप ठंडा पानी पी लेंगे तो वो सारे एंजाइम्स वहाँ पर ही स्टेबल हो जाएंगे, यानी वहाँ पर सख्त हो जाएंगे. तो वहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ड्यूरिंग मील और व्हेनेवर यू आर टेकिंग सम थिंग टू ईट देन डोंट ड्रिंक द कोल्ड वाटर. एंजाइम्स नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन. pH आपको पता है, pH इज इक्वल्स टू, अगर 7 से हाई होगा या 7 से लो होगा, बिट इन डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. तो सिंपल आप ये रखें कि एंजाइम्स का जो स्पेसिफिक pH है वो बहुत प्रॉपर फंक्शन करता है. नीड्स स्पेसिफिक pH फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन. उनका जब तक pH नॉर्मल नहीं होगा तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेंगे. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होते हैं. वन एंजाइम्स एक्ट ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. एंजाइम, सिंगल एंजाइम जो है वो सिंगल सबस्ट्रेट पे काम करता है. एग्जाम्पल, एमाइलेज एक्ट ओनली ऑन एमाइलोज. एमाइलेज जो है वो एमाइलोज पे काम करेगा, फ्रुक्टोज जो है वो फ्रुक्टेज पे काम करेगा. इसी तरीके से एंजाइम रिमेन कांस्टेंट आफ्टर द रिएक्शन, सो कैन दे बी यूज्ड अगेन एंड अगेंस्ट. आपको जैसे मैंने बताया था कि टोटल रिएक्शन अपना कंप्लीट हो गया था, लेकिन एंजाइम वहाँ पर बिल्कुल जो था वो कैटालाइटिक बिहेवियर शो करवा रहा था और अपनी जगह पर एज इट इज़ ही था. तो इसलिए वो बहुत ही कैटालाइटिक बिहेवियर शो करवाता है और कांस्टेंट रहता है, और उसमें जो है कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं. एंजाइम में बी स्टडीड इन लिविंग सेल
लिविंग सेल में भी होता है, आउटसाइड द लिविंग सेल इन ग्लासवेयर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम नीड कोफैक्टर फॉर देयर फंक्शन। एंजाइम्स बहुत सारे जो हैं वो अपने फंक्शन के लिए कुछ कोफैक्टर्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबस्ट्रेट्स और कोफैक्टर्स आपस में मिलते हैं तो आपको थर्ड प्रोडक्ट मिलती है एंजाइम सबस्ट्रेट। Enzymes need aqueous environment for their function. That's why thirst after taking meal. और एंजाइम्स जो है जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो जाता है। उस टाइम पर एंजाइम्स की एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडा पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए, तो उसका रिएक्शन ये होता है कि लास्ट में जैसे आप खाना फिनिश करते हैं तो यू फील अ थर्स्ट, आपको एक प्यास सी महसूस होती है, बिकॉज एंजाइम्स आपके उस वक्त बिल्कुल सुखड़ रहे होते हैं क्योंकि खाने के दौरान वो वाटर का कंजम्पशन कम कर रहे होते हैं और वर्किंग आउट ज़्यादा कर रहे होते हैं। आप ये समझे कि कुछ मजदूर जो हैं वो तेज़ गर्मी में काम कर रहे हैं और उस पर टेम्परेचर और हाई कर दिया तो उन बेचारों का क्या हाल हो जाएगा, और इवेंचुअली एकदम से उनको थकावट या थर्स्ट या इस तरह महसूस होना चाहिए लग जाएगा। तो एंजाइम्स भी जो है वो यहाँ पर एज अ लेबर काम कर रहे हैं हमारी टोटली बॉडी में, ठीक है। इसमें सिंपल इतना सा था आपका। टिप्स में देखें, टर्न ओवर यूनिट क्या होता है। इफ़ यू टर्न समथिंग ओवर और इफ़ इट इज़ टर्न ओवर इज मूव एंड सो दैट टॉप पार्ट इज नाउ फेसिंग डाउनवर्ड और चेंज और रिवर्सल ऑफ पोजीशन। टर्न ओवर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ पूरे अबव लेवल पे काम करी और एकदम से उसका लेवल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है तो इट इज़ अ टर्न ओवर। तो इस तरह आपको यहाँ पर टर्न ओवर यूनिट का भी बताया गया है, डेल्टन का बताया गया है। अ वेरी स्मॉल यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, बहुत ही स्मॉल, AMU भी हम ऐसे कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट है। बायोलॉजी, इन बायोलॉजी वन हाइड्रोजन एटम हैज़ मास ऑफ 1 डेल्टा। एक हाइड्रोजन एटम का मास, 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 डेल्टा होता है। The molecular weight of the proteins and other molecules are usually measured in kilodatas. तो इसमें जो इनके अदर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं उनको हम किलोडेटास में ही करते हैं because it is a bigger unit than delta. Delta is the smallest unit and kilodata is the biggest unit. So we have completed our topic. Enzyme cofactors, I think it's not mentioned here, and थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स कम फ्रॉम देयर यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। 3 डायमेंशन मीन्स इनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दिस इज द 3 डायमेंशनल structure. Tertiary structure of a protein or any other macromolecule play important role in proper function. The simplest protein consists of only one long polypeptide chain. अगर आप simplest protein की बात करेंगे तो वो एक चेन है जिसमें अमाइनो एसिड्स इस तरह से अटैच्ड हैं, ठीक है। Like राइबोन्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 124 अमाइनो एसिड्स। अगर आप राइबोन्यूक्लियस की बात करेंगे इट कंटेन्स ऑफ 120 अमाइनो एसिड्स। इट कंटेन्स ऑफ 120 अमाइनो एसिड्स। The kind of amino acids and the sequence in which they are arranged determine the 3 dimensional structure. और इसी तरह जैसे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के जरिए एक दूसरे से अटैच होते हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस इज 124 अमाइनो एसिड्स इन अ सिंगल स्ट्रेट चेन एंड देयर स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स. So this is all for today. I hope that you understand the lecture and you will give your best. Thank you.